हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी की सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उस पॉइंट को हम समझ लेंगे, फिर यहाँ चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका क्या होती है तो आपको यही बताना है कि जो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसी को हम कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, जो कोशिका होती है सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है, सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। जितने भी सजीव हैं वो कोशिका से बने होते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, शरीर के सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। यानी जो शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो किस स्तर पे होते हैं? कोशिका स्तर पे होते हैं, इसलिए इसको हम शरीर की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में लगाया था। अगर आपसे पूछा जाता कि कोशिका की खोज किसने की थी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन का नाम भी इसमें आता है। किस लिए इनका नाम आता है तो ध्यान में रखेंगे, सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने। अगर आपसे पूछाता है कि कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था या कोशिका की खोज किसने की थी तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक कोशिका से बने जीव कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं आपके सामने, जैसे कि आपका अमीबा है, अमीबा के अलावा पैरामीशियम है, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया जो जीवाणु, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब किसके बने होते हैं? मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, और एक कोशिका से इनका संपूर्ण शरीर बनता है। आगे देखते हैं, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं या समाहित होती हैं और वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि अमीबा की बात करते हैं तो ये अपनी आकार जो है ये बदल सकती है, बदलती रहती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर रहता है, जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं। तो तंत्रिका कोशिका में जो आकार होता है वह स्थिर रहता है, जबकि हम बात करते हैं अमीबा की, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना आकार चेंज करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करते हैं तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कि कोशिकाओं के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन के 2 परतों से बनी होती है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाता है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किस चीज़ का बना होता है तो कार्बनिक
अणुओं, जैसे कि उसमें नाम दे रखा है लिपिड और प्रोटीन का, किसका बना होती है? एक तो आपकी लिपिड, दूसरा है प्रोटीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे हम साइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस, अमीबा की बात किया जाता है, वो किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। आगे देखते हैं, विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय उत्पादों के अणु का परिवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र की बात करते हैं यानी क्रोमोसोम्स की, तो कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो केंद्रक के कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, जो कि सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। तो जो आपका क्रोमोसोम होता है कब दिखाई देता है? जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है उसी समय देखा जाता है, और यह कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सकता है। गुणसूत्र एक छड़ाकार यानी कि छड़ के आकार जिसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है यानी संरचना है, जो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि माता पिता के डीएनए, अगर आपसे पूछा था डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है, आपको ध्यान में रखना है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी में बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश में बोलेंगे। आगे देखते हैं, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? वह डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए में के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। नई कोशिका के जनन को कोशिका के ही सभी गुण मौजूद होते हैं। जब नई कोशिका का जनन होता है तो जो कोशिका के जो गुण होते हैं वो सभी उसमें नई कोशिका में मौजूद होते हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। साथ ही साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसे कोशिकाएं जीवाणुओं में पाई जाती हैं, तो ध्यान में रखेंगे उनके केंद्रक में झिल्ली ना होना कैसी कहलाती है? प्रोकैरियोटिक। और किस में पाई जाती है? जीवाणुओं में, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। यूकैरियोटिक की अगर बात करते हैं, यूकैरियोटिक में ध्यान रखना है जिन कोशिकाओं के केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और किस किस में होता है? शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिकीय जीवों की
कोशिका में ये पाया जाता है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं और शैवाल, उन सभी के कोशिका में यह पाया जाता है यूकैरियोटिक। प्रत्येक कोशिका के जीवद्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें ही कोशिकांग अर्थात कोशिका अंगक कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा रितिका आदि ये सभी कोशिकांग हैं। कोशिकांग द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जीव द्रव्य क्या होता है, तो आपको यही बताना है जो कोशिका द्रव्य होता है तथा केंद्रक जब दोनों मिलकर के मिला दिया जाता है इनको, तो ये बनते हैं क्या, जीव द्रव्य बनते हैं। अल्प परासरण दाबी विलय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइए जानते हैं। यदि कोशिका को तनु यानी डाइल्यूट विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा जाता है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। बात करते हैं समपरासारी दाबी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कि दोनों की सांद्रताएं जो बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में जल की कोई शुद्ध गति नहीं होती है। ऐसे विलयन को समपरासरी दाबी विलयन कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है अति परासरण दाबी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण वाला कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति के बल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जो कि मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे वल की जगह पे वाल भी लिख लीजिएगा। यह पौधों की कुछ संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। राइबोज कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाई जाती है अथवा अंत द्रव्य जलिका से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को हम किसके नाम से जानते हैं, कोशिका की फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको कोशिका की फैक्ट्री भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांग के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है एवं भीतरी झिल्ली कैसी होती है, बहुत अधिक वलित यानी कि राउंडेड। इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जो कि स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिका की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से लेकर के 90% तक होता है। अब यहाँ पे कुछ पाठगत प्रश्न हैं जो कि आपके पेज के बीच में पूछे जाते हैं।
जैसे कि पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। तो जैसे कि इसका आंसर आपने शुरुआती में समझ लिया, अब आसान से सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने उन सभी पॉइंटों को यहाँ पे पहले से पढ़ लिया है जिसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बनने वाले हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न आपने देखा ही, तो उसका आंसर आपको पहले ही पता चल गया। सन 1665 में अंग्रेज जीव वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसने कोशिका को कार्क की पतली कांटे में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। तो उन्होंने किस में देखा था? जो कांच की कार्क होती है, जब किसी बोतल को ढकते हैं तो उसमें कार्क लगाते हैं ना, उसमें कोशिका की कार्क की पतली काट में इसको देखा था। किसके माध्यम से देखा था? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसको भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है और शरीर के सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आकार प्रदान करने की वजह इसको क्या बोला गया है? संरचनात्मक। और कोशिका के सभी कार्य जो होते हैं एक कोशिका स्तर पर होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है क्रियात्मक। 2 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। पेज 68 पे पहले एक क्वेश्चन था आपका, उसमें पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर से बाहर आते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो उत्तर में लिखेंगे कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थों को ही अंदर जाने देती है, अर्थात यह पदार्थों के गति को नियंत्रित करती है। उसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, और वह जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसी को अंदर और बाहर आने जाने देती है। उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की गति की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान रहता है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। पदार्थों की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ध्यान भी रखना है, पदार्थ जो होते हैं किससे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाती है। इसी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। चूँकि जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है तो वह बाहर आ जाती है, और जब O2 की सांद्रता बाहर बढ़ जाती है तो वह कोशिका के अंदर चली जाती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। जिसकी सांद्रता बढ़ेगी वह क्या हो जाएगा? उससे निकल करके बाहर की तरफ आने लगेगा। आगे देखते हैं जल की गति किस प्रकार से इसमें होती है। तो इसमें ध्यान में रखना है, जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जैसे कि गैस करते हैं। कोशिकाओं में जल की गति परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम होती है, और तब पदार्थ की गति की नियम के अनुसार जल उच्च सांद्रता से क्या होगा? ये भी निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक उसी प्रकार से बाहर से अंदर की ओर गति करता है। तो दोनों का नियम लगभग सेम ही है। आगे देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली है तो इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। कहने का तात्पर्य यह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे
चार्ट बना है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आकार यहाँ पे दे रखा है प्रोकैरियोटिक का 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू आपको पता है 10⁻⁶ मीटर होता है केंद्रीय क्षेत्रफल, और उसे डैश कहते हैं क्रोमोसोम एक झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। सब चीज़ें पॉइंट है प्रोकैरियोटिक की। उसी प्रकार यूकैरियोटिक की बात करते हैं, आकार प्रायः बड़ा होता है जिसकी साइज होती है 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो कि चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है, और क्रोमोसोम क्या होता है 1 से अधिक है। पेज नंबर 73 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप 2 ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आइए जानते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका में होता है प्लास्टिड। यानी पादप का मतलब पेड़ पौधों में प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें खुद का अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कोशिका जीव की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सभी मूलभूत कार्य कोशिका से ही संपादित होते हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका की जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और यह जीवन के लिए उपयोगी अनुरक्षण कार्य जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि नहीं कर पाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं इसके उत्तर के बारे में। कोशिका चयापचय, कोशिकीय चयापचय जिसको हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं इंग्लिश में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती सुसाइडल, इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं, यानी आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कोशिकी जो है चयापचय के दौरान अगर उसमें कोई बाधा आ जाती है तो कोशिका कहते हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और इसके शक्तिशाली एंजाइम, इसमें क्या होता है, जो लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम की वजह से ही कोशिकाओं को क्या करते हैं, पाचित कर देते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको नाम सीधे इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं राइबोसोम। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर का लास्ट में दिया रहता है। पहला क्वेश्चन यही है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में आपको अंतर बताना है, तो ध्यान में रखेंगे। पादप कोशिका की बात करते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका है पादप कोशिका में इसमें क्या होता है कि हरित लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक क्या होता है, जिससे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमें हरे दिखाई देते हैं, उनकी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। किसके कारण, हरित लवक के कारण। पादप कोशिका में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पादप कोशिका की बात करते हैं तो यह प्रायः बड़े आकार की होती हैं, और जंतु कोशिका की बात करते हैं प्रायः छोटे आकार की। क्योंकि अब खुद ही पा रहे होंगे पेड़ पौधे कितने बड़े बड़े होते हैं, मनुष्य तो उतना बड़ा हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि इसके जो आकार होंगे पादप कोशिका के वो बड़े होंगे, और जंतु कोशिका के जो आकार होंगे छोटे होंगे। सेकेंड आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपका यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए आपका ऊपर का जो था वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट था। कोई भी एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हैं
वहाँ से अगर आपने पूरा पढ़ लिया, उसको नोट डाउन कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से छूटने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान में रखना है। अब जो हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके बुक में दे रखा है। तो सेकंड प्रश्न यही कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, ये आकार में प्रायः बहुत छोटे होते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करते हैं, ये आकार में प्रायः बड़े होते हैं। केंद्रक की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, इसमें क्रोमोसोम प्रायः 1 होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो इसमें क्रोमोसोम प्रायः 1 से अधिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कई अन्य अंगक यानी कि ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसमें लगभग सभी अंग होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होती है, और यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल प्लास्टिड के में होती है। प्रोकैरियोटिक में ध्यान में रखेंगे, वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। उत्तर में आपको लिखना है, यदि कोशिका झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका के अंदर का आंतरिक रासायनिक संगठन नष्ट हो जाएगा और यह अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती हैं, जिन्हें लाइसोसोम जैसे अंगक क्या कहते हैं, इनको पचा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। उत्तर में लिखेंगे, अंतर्द्रव्यी जलिका में संश्लेषित पदार्थ को गोल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और एक जगह से दूसरे जगह विभिन्न गंतव्यों तक कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में गोल्जी उपकरण भी शामिल होता है। यदि गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और विभिन्न पदार्थ एक स्थान से या एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण इसका संभव ही नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पूछा जा रहा है कि कोशिका का कौन सा अंगक है, यानी बिजली घर है या पावर हाउस को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस, हिंदी में बिजली घर है, और क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्या है, सबसे पहले उसका नाम ध्यान देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए एटीपी के रूप में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। इनके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए तथा और राइबोसोम होता है। इसके कारण ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा रिड्यूस करते हैं, यानी कि निकालते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म भी बताना है आपको। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सीधे 10th के एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो उसमें सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली 1 क्वेश्चन 1 लाइनर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं 10th की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को कम आंकने की कोशिश ना करिएगा, पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन आंसर करिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो ध्यान में रखेंगे, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्यी जलिका में होता है, जिसके 2 भाग हैं। पहला तो आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जलिका जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका, जिसको हम बोलते हैं यह कोशिका झिल्ली को
बनाने वाले वसा तथा लिपिड का संश्लेषण करते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अमीबा अपना भोजन साइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। इससे प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। परासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम परासरण कहते हैं। निम्नलिखित परासरण का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है, इसको आप प्रयोग करना है। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन 4 टुकड़ों को खोखला करो, उसमें आलू के कप बनाएं। इसमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप A को खाली करो, उसके बाद कप B में 1 चम्मच चीनी डालो। इसी प्रकार कप C में 1 चम्मच से नमक डालो तथा उबले हुए आलू में से बनाए गए कप D में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। पहला क्या उत्तर देना आपको स्वयं करके देखना है। B तथा C के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। B तथा जो C था उसके खाली जो भाग था उसमें जल क्यों एकत्रित हो गया, इसके बारे में बताना है। उसी प्रकार से A आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो A आलू है वो इस प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसका आंसर देना होगा। A तथा D आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करना है। कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन है जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिलहाल उसको एक सरसरी निगाह में फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो सबको पता है शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने और कब की कैसे हुआ था, तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने किस पे पतली कार्क में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड था पानी ऐसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर कैसे आते हैं, तो विसरण प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से वह अंदर बाहर होते रहते हैं। अमीबा अपने भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा करता है। एंडोसाइटोसिस के नाम से प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। एंडोसाइटोसिस क्या है, यह क्या होता है, यह एक कोशिकीय जीवों की कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताना है। तो वही पता आपको फिर से बताया गया था। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तक बाहर आने जाने देती है, अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं। परासरण क्या है, परासरण क्या होता है, जलों के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। सेलुलोज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो कि पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तीनों पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि जो पौधों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह बताया गया कि पादप कोशिका भित्ति जो मुख्यतः होती है किसकी, पादप कोशिका भित्ति, ठीक है, पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो मुख्यतः किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा जा रहा है जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है भाई, आइए जानते हैं। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, क्या होता है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो कुछ पेड़ पौधे आप देखते हो मुरझा जाती हैं सुबह टाइम में, जब दोपहर टाइम में, फिर धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ा सा उनको पानी अगर मिलता है नहीं मिलता है, फिर अपने आप को थोड़ा सा शाम के टाइम देंगे तो थोड़ा सा फिर हरियाली आ जाती है। इसी को कहते हैं जब किसी पादप कोशिका में
पराशर द्वारा पानी की हानि, पराशर होता रहता है और उसमें पानी की हानि हो रही है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है, अपने आंतरिक पदार्थ को क्या करती है, संकुचित कर लेती है, यानी सिकोड़ लेती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताया गया था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का भी जानिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए आरएनए का दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम इसको भी बता दिया गया था। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वेरी इंपॉर्टेंट है, एटीपी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, 10th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका के किस अंगक में अनुवांशिक गुण होते हैं, पूछा जा रहा है कि जो अनुवांशिक गुण कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, क्रोमोसोम। ऐसे 2 अंगक का नाम बताया जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। पहली बात तो आपको यही पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि जंतुओं में पाया जाता है। प्लास्टिड की बात करते हैं, ये किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो आपको पता है लाइसोसोम चयापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्या होती है, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें से एंजाइम अपनी कोशिकाओं को इसमें से एंजाइम निकलते हैं, अपनी कोशिकाओं को ही पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटीन बनाती रहती है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। अब यहाँ पे कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन है जो कि 4 अंक के लिए होते हैं आपके क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक था यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। फिलहाल हम लोग देख लिए थे, अब एक उसको दोबारा नहीं देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में भी देख लिए थे, फिर उसको रिपीट नहीं करेंगे। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कई बार रिपीट हो चुका है। अब फिलहाल आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे सभी रिपीट हो गए हैं, जिसके बारे में आपने देखा। तो इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।